हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का मॉडल पेपर देखेंगे सब्जेक्टिव वाला। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। और वही एक बात कि आप अगर नए होंगे इस चैनल पे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सब दो नंबर का है। थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं आपको। चलिए ये पीडीएफ में नहीं है, ये दो नंबर का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना है। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो चलिए हम आपको आंसर के साथ साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है या कोई क्षेत्र है। तो ये जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर एरिया है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 5 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर है। तो इसमें कैसे निकलता जनसंख्या घनत्व? प्रति वर्ग किलोमीटर में। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर हुआ, 3 किलोमीटर हुआ। तो याद रखिएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जब 2011 में जनगणना हुआ था, अभी तो नहीं हुआ है, तो उस समय देखा गया प्रत्येक वर्ग किलो में 382 जनसंख्या निवास कर रही है। तो इसको याद रखना है। तो चलिए कॉपी कलम अपना लेके तैयार हो जाइए, हम एक एक करके इसका आंसर करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। लिखिए पहला का आंसर लिखिएगा। पहला का आंसर लिखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले, प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसी में लिखिएगा 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 जनसंख्या निवास करती थी। बस इतना ही लिखना है। चलिए ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, रोपण कृषि किसे कहते हैं? ये देखिए, तो रोपण कृषि का मतलब ये नहीं जिसको रोप देते हैं उसको रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि का परिभाषा होता है वैसा कृषि जो लंबे चौड़े भूभाग में, याद रखिएगा, वैसा कृषि जो लंबे चौड़े भूभाग में अधिक पूंजी निवेश करके, मतलब जब लंबा चौड़ा क्षेत्र में हम लोग खेती करेंगे तो अधिक पूंजी उसमें लगेगा ही। निवेश का मतलब होता है खर्चा। अधिक पूंजी निवेश करके वैज्ञानिक ढंग से यानी टेक्नोलॉजी तरीका से खेती किया जाता है, तो इसे रोपण कृषि कहते हैं। अक्सर ये कृषि जो है भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू हुआ था और इसके अंतर्गत जैसे चाय आ गया, कॉफ़ी आ गया, कपास आ गया, तो ये सब आता है। चावल धान ये सब नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा करते हैं। लिखिए, वैसा कृषि जो यूरोपीय द्वारा भारत लाया गया था तथा जिसका खेती लंबे चौड़े भूभागों पर किया जाता हो, तथा जिसका खेती लंबे चौड़े भूभागों पर किया जाता हो, लंबे चौड़े भूभागों पर अधिक पूंजी निवेश करके किया जाता हो। ऐसे लिखिएगा, लंबे चौड़े भूभागों पर अधिक पूंजी निवेश करके वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता हो, उसे रोपण कृषि कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे चाय, कॉफ़ी, जूट, कपास इत्यादि। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखिए इसका परिभाषा लिखिए। तीसरा का परिभाषा लिखिएगा, किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन, किसी व्यक्ति, कॉमा दीजिएगा, समुदाय या संगठन की आर्थिक
फिर कॉमा दीजिएगा राजनीतिक, फिर कॉमा दीजिएगा सामाजिक, फिर कॉमा शैक्षणिक, फिर कॉमा लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को ही सशक्तिकरण कहा जाता है। में ही सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। सशक्तिकरण का अर्थ होता है मजबूत होना, सशक्त होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, भूगर्भिक जल संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो भूगर्भिक का मतलब होता है जमीन के नीचे जो जल संसाधन पाया जाता है उसको हम लोग भूगर्भिक जल संसाधन कहते हैं। लिखिए परिभाषा, भूगर्भिक जल संसाधन वह संसाधन होता है, भूगर्भिक जल संसाधन वह संसाधन होता है जो पृथ्वी के नीचे चट्टानों के कणों के बीच पाया जाता हो। जो पृथ्वी सॉरी इसको ऐसे लिखिएगा, भूगर्भिक, रुकिए एक मिनट, ऐसे लिखिएगा, भूगर्भिक जल संसाधन वह संसाधन होता है जो पृथ्वी के नीचे चट्टानों के बीच पाया जाता है, उसे भूगर्भिक जल संसाधन कहते हैं, उसे भूगर्भिक जल संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्या है? तो लिखिए इसका परिभाषा, देखिए मानव भूगोल वह भूगोल है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखिएगा इसका, मानव भूगोल वह भूगोल है, मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। लिखिएगा, इस भूगोल में मानव के उत्पत्ति से लेकर पर्यावरण में उसके संबंधों तक का वर्णन किया जाता है। मानव की उत्पत्ति से लेकर पर्यावरण में उसके संबंधों तक का वर्णन किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो निजीकरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सरकारी क्षेत्र है, जैसे रेल क्या था, पहले सरकार के अंडर में था, यानी इसको सरकार चलाता था, लेकिन सरकार ने क्या किया, उसे धीरे धीरे क्या किया, प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में बेचने लगा, एक निजी व्यक्तियों के हाथों में बेचने लगा। तो यानी कि जब कोई सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण निजी क्षेत्र करता है तो उसको निजीकरण कहते हैं। तो लिखिए इसका परिभाषा, जब कोई सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण एवं संचालन निजी व्यक्ति देखता है तो उसे निजीकरण कहते हैं। तो लिखिए इसका आंसर, देखिए थोड़ा हम समझा देते हैं। मानव की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वे आवश्यकताएं जिसके बिना मनुष्य का जीवन चलना असंभव है। जैसे समझिए पहले, वे आवश्यकताएं जिसके बिना मनुष्य का जीवन चलना असंभव है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। पहले शिक्षा नहीं था, लेकिन अब शिक्षा को भी शामिल कर लिया गया। तो यही आवश्यकताओं को मानव के आधारभूत आवश्यकता कहते हैं, क्योंकि इसके बिना मनुष्य चल नहीं सकता है। तो 7वां का परिभाषा लिखिएगा, 7 का लिखिएगा, वे आवश्यकताएं जिसके अभाव में मनुष्य अपने जीवन का कल्पना नहीं कर सकता है।
वे आवश्यकताएं जिसके अभाव में मनुष्य अपने जीवन का कल्पना नहीं कर सकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा भी शामिल कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के 3 सूचक, देखिए तो लिखिए इसका परिभाषा। मानव विकास के 3 सूचक इस प्रकार है। मानव विकास के 3 सूचक इस प्रकार है। पहला लिखिएगा, अच्छा, मानव विकास सूचकांक जो है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, वो किन किन आधारों पे निकलता है। जैसे मान लो किस देश ने कितना विकास किया, इसके बारे में हमको जानकारी लेना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस देश का स्वच्छता स्तर को देखते हैं। दूसरी बात, उस देश का शिक्षा स्तर को देखते हैं। तीसरी बात, उस देश का प्रति व्यक्ति इनकम देखते हैं। यही जो है मानव विकास के सूचकांक है, जिसको प्रोफेसर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया था। तो चलिए इसका परिभाषा लिखिएगा कि मानव विकास के 3 सूचक इस प्रकार है। पहला लिखिएगा स्वस्थता लिखिएगा, दूसरा शिक्षा लिखिएगा, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। ये कोई एरिया है मान लीजिए, और यहाँ पे 10 आदमी रह रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ जनसंख्या बदलेगा कब, परिवर्तन कब होगा? या तो कुछ जनसंख्या इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाके निवास करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से 2 जनसंख्या उठ के चल गया तो भी बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना बचेगा, 8 जनसंख्या बचेगा। दूसरी बात है कि यहाँ 10 जनसंख्या में कुछ और जन्म ले लिया, जैसे मान लो 5 को और जन्म ले लिया, तो कितनी हो जाएगी इसकी संख्या, 15 हो जाएगी। तो भी जनसंख्या बदल रहा है। पहला हमने क्या देखा कि कोई लोग यहाँ से जब छोड़कर, यहाँ देखिएगा, जब कोई लोग इस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर बस जाते हैं तो भी यहाँ का जनसंख्या कम हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवास। तो पहला जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण देखें, पहला जनसंख्या परिवर्तन का कारण देखें, प्रवास देखें। हम लोग क्या देखें, प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है, 1 मिनट रुकिएगा। पहला हम लोग क्या देखें, प्रवास। दूसरा क्या देखें, अभी बताएं, जन्म दर, इससे भी जनसंख्या बदलेगा। तीसरा मृत्यु दर। अगर मान लो वो 10 आदमी में कुछ मर गया रहता तो भी वहाँ जनसंख्या क्या हो जाता, बदल जाता। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक लिखिएगा, इस प्रकार है। पहला लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक इस प्रकार है। पहला लिखिएगा प्रवास, दूसरा लिखिएगा जन्म दर, और तीसरा लिखिएगा मृत्यु दर। ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है? तो किस प्रकार सुगम है? जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन किसको कहते हैं, थोड़ा इसका डिफिनेशन सुन लीजिए। सड़क परिवहन किसको बोलते हैं, जो सड़क पे चलेगा। जैसे देखे होंगे बस, ऑटो, है ना, ये सब कहाँ चलता है, सड़क पे। रेल परिवहन कहाँ चलता है, ये पटरी पे चलता है, याद रखिएगा, ये पटरी पे चलता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है, यानी अच्छा है। तो अच्छा इस कारण से है क्योंकि रेल परिवहन जो है वो हर क्षेत्र में नहीं चलेगा, लेकिन सड़क परिवहन हर क्षेत्र में चल सकता है। यानी कि और दूसरी बात यह है, ये कहने का मतलब रेल परिवहन जो है ये अपने लाइन में और अपनी दिशा में ही चल सकता है, जबकि ये कहीं भी जा सकता है। कौन जा सकता है, सड़क परिवहन। तो इस प्रकार से सुगम है। दूसरी बात यह है कि रेल परिवहन जो है ये बिजली से चलता है, जबकि सड़क परिवहन जो है बिजली के अभाव में चलता है
है ना। तीसरी बात ये है कि सड़क परिवहन जो है वो हर समय इसका आना जाना लगा रहता है। देखे होंगे आप कि सड़क परिवहन का आना जाना हमेशा लगा रहता है, जबकि रेल परिवहन जो है ये अपने समय के अनुसार चलता है। तो 3 विशेषता इसका देखना है कि किस प्रकार सुगम है। तो लिखिए 10वां का आंसर लिखिएगा, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में निम्न प्रकार से सुगम है। पॉइंट भी लिखिएगा, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में निम्न प्रकार से सुगम है। पहला लिखिएगा, सड़क परिवहन हर क्षेत्र में नहीं चल सकता है, जबकि रेल परिवहन लिखिएगा कि रेल परिवहन हर क्षेत्र में नहीं चल सकता है, जबकि सड़क परिवहन किसी भी क्षेत्र में चल सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, रेल परिवहन अपने निश्चित समय पर चलती है, जबकि सड़क परिवहन का आना जाना कभी भी लगा रहता है। तीसरा लिखिएगा, सड़क परिवहन ऐसे लिखिएगा। तीसरा, रेल परिवहन बिजली के द्वारा संचालित होती है, जबकि सड़क परिवहन पेट्रोल या डीजल के द्वारा संचालित होती है। तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में इस प्रकार सुगम है। तो चलिए अगला परिभाषा हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।